ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज पुनः हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने चल रहे हैं जिस टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया था। उससे थोड़ा आगे का मतलब आज हम पढ़ेंगे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार। हमारा जो मेहरगढ़ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मेहरगढ़ के ही बगल यहाँ बलूचिस्तान में एक स्थान पड़ता है क्वेटा घाटी। क्या स्थान पड़ता है वो? क्वेटा घाटी। यही मेहरगढ़ के बगल में ही है। आप मान के चलिए कि अगर हम यहाँ देखें तो ये बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ कहीं क्वेटा घाटी पड़ेगा। इसी क्वेटा घाटी को हमें डिस्कस करना है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। तो क्वेटा घाटी ये पूरा है आपका बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा घाटी है। और यहाँ पर भी वही साक्ष्य लगभग मिले हैं जो मेहरगढ़ से मिले हैं, लेकिन मेहरगढ़ थोड़ा इससे यूनिक है क्योंकि मेहरगढ़ जो है वो गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार क्वेटा घाटी। उसके बाद इसी में एक स्थान और आएगा दम्ब सादात, उसको भी देखेंगे। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है क्वेटा घाटी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और क्वेटा घाटी के ही बगल में एक स्थान है दम्ब सादात। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये अब जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे तब भी वो उसके प्रारंभिक स्थल के रूप में ये क्वेटा घाटी, दम्ब सादात, किले गुल मोहम्मद, ये सारे स्थल। और हम क्या करेंगे वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। क्वेटा घाटी में ही दो स्थान हम देखेंगे, किले गुल मोहम्मद और दम्ब सादात। तो क्वेटा घाटी में ही दो स्थान हैं और इन दो क्वेटा घाटी से दो स्थल के विषय में हम अध्ययन करते हैं। एक किली गुल मोहम्मद, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है सो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ सॉरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार। पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार। फिलहाल यही हम डिस्कस भी कर रहे थे। और जो मेहरगढ़ है वो भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही आता है, लेकिन खास करके यहाँ देख लें कि ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के प्रांत हैं उसमें खास करके कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके विषय में हमें डिस्कस कर लेना है। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही ले। हो सकता है एग्जामिनर का मूड कोई जानता नहीं, कब कहाँ से क्या क्वेश्चन वो बना दे। तो इस तरीके से हमें डिस्कस करना है पश्चिमोत्तर क्षेत्र के नवपाषाण काल के स्थल के विषय में। और यहाँ से हम जिस स्थल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्थल है क्वेटा घाटी। कौन सा स्थल है? क्वेटा घाटी। स्थल का नाम है क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। प्रांत
ये है क्वेटा घाटी। यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है, ये सिंध वाला बेल्ट है, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ है, ये पश्चिमी पंजाब है, और इधर आपका पड़ता है क्या कह सकते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मतलब जो भी है पंजाब के बगल वाला। इस तरीके से तो क्वेटा घाटी में बलूचिस्तान प्रांत में मुख्यतः दो स्थल को हम डिस्कस करेंगे, और वो दोनों स्थल हैं, यहाँ से दो स्थल मिले हैं। क्वेटा घाटी पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में दो स्थल मिले हैं, और वो दो स्थल हैं किली गुल मोहम्मद और दम्ब सादात। यहाँ से दो स्थल हैं, यहाँ से दो स्थल। किली गुल मोहम्मद, कहीं कहीं किला भी लिखा होगा तो कोई मतलब इशू नहीं है। किली गुल मोहम्मद एक स्थान तो ये है, और दूसरा स्थान है दम्ब सादात। दम्ब सादात ये दूसरा स्थल है। यानी दो स्थल हमको क्वेटा घाटी से पढ़ने हैं, एक किले गुल मोहम्मद और एक दम्ब सादात। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। दम्ब सादात को देख लेते हैं, किले गुल मोहम्मद को देख लेते हैं। इस तरीके से आइए यहाँ डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले पहला स्थल है किली गुल मोहम्मद, उसी को देख लेते हैं। क्या स्थल है? किली गुल मोहम्मद। किली गुल मोहम्मद इसके विषय में हमें थोड़ा डिस्कस करना है, जान लेना है, बस ज़्यादा नहीं जानना है, बस थोड़ा सा मोटा एक आउटलाइन जानना है कि ये भी कोई स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, बस इतना ही जानना है। तो सबसे पहले इसका हम उत्खनन देख लें। उत्खनन, खुदाई, उत्खनन। उत्खनन कब हुआ इसका? तो इसके उत्खनन में वाल्टर ए फेयर सर्विस 1950, वाल्टर ए एक संस्था है फेयर सर्विस, और कब? तो 1950, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उत्खनन वाल्टर ए फेयर सर्विस 1950, यहीं बगल में मैं लिख दे रहा हूँ 1950 एडी में इसका उत्खनन हुआ था। 1950 एडी में तो उत्खनन वाल्टर ए सर्विस 1950। खुदाई से यहाँ पर चार कालखंड मिले हैं। जब इसकी खुदाई हुई तो उत्खनन में चार कालखंड प्राप्त हुए। उत्खनन में चार कालखंड मिले, चार कालखंड मिले। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्खनन में चार कालखंड मिले। इन चारों कालखंडों को हमें डिस्कस करना है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 4-4 लाइन 5-5 लाइन का है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो कालखंड एक, पहली ही चीज़ है कालखंड 1। अब कालखंड 1 से क्या विशेषता है इसे हमें देखना है। किली गुल मोहम्मद कालखंड 1, पहला पॉइंट है किली गुल मोहम्मद का
ये कालखंड 1। इस कालखंड 1 की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, आइए डिस्कस करते हैं। सॉरी, यही डिस्कस करने के लिए हमने क्लास शुरू की है, तो डिस्कस करना ही जरूरी है। समय इसका जो है वो 5000 से लेकर के 4500 BC, इसका मतलब कि मेहरगढ़ के टाइम पीरियड के पैरेलल ये भी चलता है। मेहरगढ़ 6000 BC से लेकर के 4500 BC है, और ये 5000 BC से लेकर के 4500 BC, यानी कि किले गुल मोहम्मद और मेहरगढ़ एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो समय 5000 BC से 4500 BC, ये इसका टाइम पीरियड है। BC, ये इसका टाइम पीरियड है, किसका? किले गुल मोहम्मद का। यहाँ से पालतू मवेशी, भेड़, बकरी, जंगली गधों के हड्डियों के साक्ष्य मिले। मिले क्या है यहाँ पर? तो पालतू मवेशी, पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ से पालतू मवेशी मिले हैं। पालतू मवेशी, भेड़, बकरी, पालतू मवेशी मिले, भेड़ मिली, बकरी मिली, और जंगली गधों और जंगली गधों की हड्डियां मिली हैं। जंगली गधों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जंगली गधों की हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, है ना, कि पालतू मवेशी, भेड़, बकरी और जंगली गधों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? किले गुल मोहम्मद से। सॉरी, थोड़ा सा इसको नजदीक कर दें। जंगली गधों की हड्डियों के साक्ष्य यहां से मिला है। कहां से? किले गुल मोहम्मद से। अनाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसका मतलब अभी इन लोगों को खेती करने का ज्ञान नहीं है। अनाज का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला। यानी ये लोग खेती करना अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हंसिये के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। हंसिया बना लिया होगा, केवल अनाज काटने के लिए, फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग नहीं होता है, और भी चीज़ें चीरने, फाड़ने, काटने के लिए हंसिये का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ हंसिया के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। हंसिया के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। अपने आप पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हंसिया मिली है, उसके 2 दांत। इसका मतलब हंसिया कुछ इस तरीके से इन लोगों ने बनाया होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये है, इस तरीके से कोई हंसिया बना होगा, वो पत्थर का बना होगा, तो पत्थर का जो हंसिया होगा उसमें इस तरीके से दांत बना दिया गया होगा ना। तो यही जो दांत हैं, इस दांत से 2 दांत कोई टूटकर यहाँ मिला होगा, वही है। अगला पॉइंट है, अंतिम चरण में लोग भीत के घरों में रहने लगे थे। अंतिम चरण में भी बता रहा हूं भीत के घर क्या है। अंतिम चरण
में लोग भीत के घरों में रहने लगे थे। भीत के घरों में रहने लगे थे। अंतिम चरण में लोग भीत के घरों में रहने लगे थे, जिनका निर्माण सरकंडों पर मिट्टी पोत कर किया जाता था। जिनका निर्माण उन भीत के घरों का निर्माण सरकंडों के ऊपर, जिनका निर्माण सरकंडों पर मिट्टी पोत कर किया जाता था, यानी मिट्टी छोप दिया जाता था, मिट्टी का लेप लगाकर, जिसका निर्माण सरकंडों पर मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता था। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज है, यानी कि आप समझ लो कि मिट्टी के घर यानी टटिया लगा दी जाती थी। टटिया पे सरकंडे, सरकंडा नरकुल के जैसा होता है। अगर आपने सरपत देखा हो, मूज देखा हो, कुछ इसी कैटेगरी में सरकंडा होता था, थोड़ा मोटा होता है, इस तरह नरकुल के जैसा होता है सरकंडा, नरकुल ही मान लीजिए। तो उस नरकुल की टटिया बनाई जाती थी और टटिया पर गीली मिट्टी को सान करके उस पर लीप दिया जाता था और उसी से घर का निर्माण होता था। यहाँ से सूक्ष्म उपकरण, अब नव पाषाण काल का स्थल है तो कुछ पाषाण उपकरण ही मिलेंगे, तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण चर्ट, जेस्पर और कैल्सीडोनी किसके बने हैं? ये चर्ट, जेस्पर और चैल्सीडोनी, या कहो या कैल्सीडोनी, दोनों एक ही चीज है, और चैल्सीडोनी यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण चर्ट, जेस्पर और चैल्सीडोनी के बने होते थे। चैल्सीडोनी के बने ब्लेड के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी। अब देखिए, यहां देखना ये है मेरे भैया कि क्वेटा घाटी पाकिस्तान, ये है क्वेटा घाटी पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान प्रांत है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं बलूचिस्तान, यही है क्वेटा घाटी। अब इस क्वेटा घाटी में दो स्थल हैं, किली गुल मोहम्मद और दम्ब सादात, और ये दोनों स्थल मेहरगढ़ के पैरेलल हैं। जैसा कि आपने समय से भी देख लिया, मेहरगढ़ का जो समय है वो 6000 BC से लेकर 4500 BC है, और किले गुल मोहम्मद का समय जो है वो 5000 BC से 4500 BC, लगभग पैरेलल हैं दोनों उसके। यहाँ से मिला क्या है? पालतू मवेशी, भेड़, बकरी और जंगली गधों की हड्डियाँ मिली हैं, यानी जो जंगली गधे हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं। अनाज का साक्ष्य नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों को अभी कृषि की जानकारी नहीं है। ये कालखंड वंड की बात हो रही है, और मेहरगढ़ में भी कालखंड वंड में कृषि ना के बराबर थी, किंतु हंसिया के 2 दांत प्राप्त हुए हैं। ऐसे हंसिया बनी होगी जब भेंट वेंट लगाए जो महान, या देखो ये यहां से भेंट लगा दिया गया और ये हंसिया भैया बन गई। अब ये इसके दांत बन गए, है ना? ये देखिए, यही टूटे हुए 2 दांत यहां से मिले हैं। और क्या कहा है? अंतिम चरण में लोग, यानी जो दम्ब किली गुल मोहम्मद है, इसका जब अंतिम चरण आया, कालखंड का, वन का अंतिम चरण में आया, यानी कालखंड का जो लास्ट फेज आया, उस फेज में लोग भीत के घरों में रहते थे। अब ये भीत क्या होती है?
भीत का मतलब सरकंडे की टटिया बना लो, ऊपर छप्पर डाल दो सरकंडे का, उसके ऊपर से मिट्टी गीली करके उसको लेपन कर दो, वही भीत हो गया। तो अंतिम चरण में लोग भीत के घरों में रहने लगे थे, जिसका निर्माण सरकंडों पर मिट्टी का लेप लगाकर, सरकंडों पर यहाँ बढ़ा लीजिए, जिसका निर्माण सरकंडों पर छूट गया है, निर्माण सरकंडों पर, जिसका निर्माण सरकंडों पर मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता था। जैसे अब तो खैर नहीं है, लेकिन आज के 20-25 साल पहले हमने खुद देखा है हमारे गांव में, या जब लोग छप्पर बना के रहते थे, अब तो खैर छप्पर देखने को नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते थे कि टटिया बना लेते थे, जिसमें मूंज डाल दें, घास डाल दें, है ना, और सारे पुआल डाल दें, पैरा, गन्ने की पत्तियां डाल दें, उसमें सरकंडे भी डाल दें, बांस की पतली पतली डंडियां डाल दें, उसके ऊपर मिट्टी को गीला करके, मिट्टी बना लेते थे गीला करके, और उसी के ऊपर उसका लेपन कर देते थे, छोप देते रहे, इसे छोप दीन, जैसे भिठौर छोपा जाता है, कंडौरा भिठौर जो भी आप कहो, जैसे छोप देते थे उसी तरीके से ये भीत के घर बने होते थे। यहाँ से अब चूंकि नौ पाषाण का स्थल है, तो क्या होगा, सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलेंगे, चर्ट, जैस्पर और चैल्सीडोनी के बने ब्लेड, क्योंकि ब्लेड जो है वो किसकी प्रायोरिटी है, वो किस कालखंड की है, ब्लेड। ब्लेड का मतलब नौ पाषाण काल, ब्लेड का मतलब ही क्या हो गया, नौ पाषाण काल आ गया भाई। तो इस तरीके से वैसे ये उच्च पुरा पाषाण काल की व्यवस्था है, और उसी के आगे नौ पाषाण काल में भी ब्लेड मिल रहे थे। तो इस तरीके से किले गुल मोहम्मद का कालखंड पहला हमने देखा। अब कालखंड 2 को हम डिस्कस करेंगे। कालखंड 2 कुछ नहीं है, बस एक लाइन का आंसर है, टोकरियों के छाप वाले हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर कालखंड 2 से है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, कालखंड 2, कालखंड 2, क्या मिला है, टोकरियों के छाप वाले हस्त निर्मित मृद भांड, मतलब टोकरियों यहां से लिख दे, टोकरियों के छाप वाले हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं। हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य, यानी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कालखंड 2 में एक नई चीज आ गई कि जो मृद भांड बनने लगे वो हाथ से बने होते थे, हस्त निर्मित होते थे, और उस पर टोकरियों के निशान बने होते थे। बस इतना क्वालिटी है कालखंड 2 की। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, देन हम कालखंड 3 को डिस्कस करें। कालखंड 3 में कोई एक ही बात व्यवस्था विशेषता है कि चाक निर्मित मृद भांड के साक्ष्य, यानी कालखंड 2 में हमने क्या देखा, हस्त निर्मित मृद भांड मिल रहे हैं, और कालखंड 3 में क्या मिलेंगे, चाक निर्मित मृद भांड। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। कालखंड 2 हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरा लिख दे रहा हूँ, कालखंड 3। कालखंड 2 की क्या विशेषता थी,
मृद भांड मिले हैं वो हाथ से बने हुए हैं, हस्त निर्मित मृद भांड जिन पर टोकरियों के निशान हैं। देन कालखंड 3 में क्या है, चाक निर्मित मृद भांड। क्या मिला है भैया, चाक निर्मित मृद भांड के साक्ष्य, मृद भांड के साक्ष्य। ये कालखंड 3 की क्वालिटी है। अब कालखंड 3 की क्वालिटी ये और क्या है, यहाँ से काले लाल मृद भांड पर ज्यामितीय अलंकरण किया गया है। यानी कालखंड 3 से अब जब चाक से मिट्टी के बर्तन बनने लगे तो सोचिन कि लाओ कुछ डिजाइन बनावा जाए यार, है ना, कोनो डिजाइन, कुछ भी डिजाइन आप चित्र कर दो। अब मिट्टी के बर्तन लेने जाओ, देखो गगरी गगरा, है ना, उसमें क्या होता है, फूल पत्ती के निशान बने होते हैं। अभी आप जाकर के गर्मी के दिनों में खरीद सकते हैं, मटका ले आइए जिसमें हम पानी को ठंडा करते हैं, तो उसमें अजीब पत्ती का निशान बना है, तो आड़ी तिरछी डिजाइन बनी है, साड़ी का किनारा बना हुआ, इस तरीके से कोई भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन उसमें बनाई जाती है। तो काले लाल मृद भांड पर कौन कौन से मृद भांड मिले हैं, तो काले लाल, काले लाल मृद भांड पर, काले लाल मृद भांड पर ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामितीय ज्योमेट्री बनाई गई है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन की गई है, ज्यामितीय अलंकरण के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो भी मिट्टी का बर्तन मिला है, भुरका भुरकी, गगरा गगरी, है ना, उस पर क्या है, उस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग की गई है। अलंकरण हो जाएगा भाई, अलंकर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, अलंकरण के साक्ष्य ये लीजिए। और क्या है, कच्ची ईंट के बने घरों के अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंट के बने घरों के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, यानी कि किले गुल मोहम्मद का कालखंड जो 3 है, अब यहाँ लोग, पहले क्या था, कालखंड 1 में आपने क्या देखा था, भीत के बने मकानों में रहते थे, घरों में, यानी छप्पर का छाजन कर लिया, उस पर मिट्टी का लेपन कर दिया, वो भी सरकंडे वाले। उसमें क्या था, मिट्टी का लेपन कर दिया और लोग रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने ईंट बनाना शुरू किया, और यहाँ से क्या मिला है, कच्ची ईंट के बने घरों के अवशेष मिले हैं। यानी अब छपरा चला गया, अब क्या आएगा, ईंट के मकान, वो भी कच्ची ईंट बना ली, उसको के ऊपर एक रखकर चले गए, और यहाँ पर कच्ची ईंट के बने मकानों में लोग रहने लगे। कुछ घरों की नींव जो थी वो पत्थर की बनी थी, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। कुछ घरों की नींव पत्थर की बनी थी, ऐसा भी साक्ष्य मिला है कालखंड 3 से। यानी किले गुल मोहम्मद का जो कालखंड 3 है, वहाँ पर लोग कच्ची ईंट के बने घरों में रहने लगे। देन कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने नींव के अंदर पत्थर का प्रयोग किया। क्लियर हो गई बात। यानी पहले क्या है, कालखंड 1 में, कालखंड 1 में सरकंडे यानी छप्पर का मकान बना, सरकंडे भीत के बने मकानों में रहते थे, यानी छाजन पर मिट्टी का लेपन कर दिया, सरकंडे वाले छाजन पर, वही भीत हो गया। उसके बाद कालखंड 2 में प्रोसेस चलता रहा, कालखंड 3 में जाकर के थोड़ा सा
चेंजिंग आया जब लोग कच्ची ईंट के बने घरों के मकान में रहने लगे और नींव की खुदाई करके वहाँ पर पत्थर डालते थे, जिससे क्या हो जाए, मकान की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब कालखंड 4 में एक देखना है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट कच्ची बेग मैदान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्ची बेग मैदान। इसीलिए कालखंड 4 में कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। नाम ही डाल दिया गया कालखंड 4। देख लीजिए, कालखंड 4 कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन लिखना है। यहाँ के जो मृद भांड हैं कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या है? कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। अब ये कच्ची बेग मृद भांड क्या है, तो यहाँ नोट करके आप लिख लीजिए, लिख लीजिए नोट। या महत्वपूर्ण बिंदु है ना, तो इस नोट में लिख लीजिए कि कच्ची बेग मृद भांड क्या है। हम कैसे कहेंगे ये कच्ची बेग मृद भांड है या काले लाल मृद भांड है? तो कुछ तो क्राइटेरिया होगी, कुछ तो उसमें से अंतर होगा दोनों में। तो वही हमको कच्ची बेग मृद भांड के विषय में जानना है। कच्ची बेग जो मृद भांड होते हैं वो अच्छी तरह से पके, पतले और हल्के पीले रंग के बर्तन होते हैं। यानी पके होंगे, दुबले पतले होंगे, ज़्यादा मोटा बर्तन नहीं होगा, पतले बर्तन बनेंगे और वो हल्के पीले रंग में कलर्ड होंगे, वो कच्ची बेग। क्योंकि इस बेल्ट में उसी तरीके का बर्तन मिला होगा, हल्का पतला पका हुआ और उस पर पीले रंग की पेंटिंग की गई होगी, उसी को कच्ची बेग मृद भांड कहते हैं। तो नोट लीजिए, कच्ची बेग मृद भांड कच्ची बेग कच्ची बेग मृद भांड अच्छी तरह से पके, अच्छी तरह से पके। यानी जो कच्ची बेग मृद भांड हैं वो अच्छी तरह से पके, पतले और पके, पतले और हल्के, ज़्यादा वजन नहीं है। अरे पतला है तो हल्का रहेगा भाई, दूबर पातर बनी हलुक ना रही, तो इसे दूबर पातर बर्तनों का रही, हलुक रही, है कि नहीं? जो दुबला पतला होगा वो हल्का फुल्का रहेगा ही, तो इसे जो दूबर पातर बर्तन बनाएंगे वो हलुके रही। तो कच्ची बेग जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, वो अच्छी तरह से पके हैं, मजबूत हैं, खूब पका वका है वन है, लेकिन पातर हैं, और पातर हैं तो हलुक हैं। सीधा सा कंसेप्ट, पतला है तो हल्का है। और पीले रंग, हल्के और पीले रंग में रंगे बर्तन होते थे, हल्के पीले रंग में। पीले रंग में रंगे बर्तन होते थे। ये है भैया कच्ची बेग। ये क्या है? कच्ची बेग मृद भांड है। तो कालखंड 4 का सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है कि यहाँ से कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची बेग मृद भांड के साक्ष्य। और कच्ची बेग का मतलब ये, इस पूरे बेल्ट में जो भी मिट्टी के बर्तन पाए जाएंगे, खास करके किले गुल मोहम्मद में इस बर्तन पाया गया, स्पेशल उसी बेल्ट में बना ये बर्तन। और उसकी क्वालिटी क्या थी? जो कच्ची बेग वाले क्षेत्र में बना, अच्छी तरह से पके थे, पतले और हल्के थे, और इनका रंग पीला था, पीले रंग में रंगे गए थे। वो स्पेशली कच्ची बेग वाले बेल्ट में ही बनाए गए, इसीलिए उसको कच्ची बेग मृद भांड का साक्ष्य कहते हैं।
जबकि आप देखो कालखंड 3 में क्या है, कालखंड 3 में जो बर्तन बन रहे हैं वो काले लाल मृद भांड पर ज्यामितीय डिजाइनिंग की गई है। काला लाल मृद भांड यानी लाल रंग और काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए गए, पकाया गया और उस पर ज्यामितीय अलंकरण किया गया है। जबकि कच्ची बेग वाले मृद भांड कैसे हैं, दुबले पतले हल्के पीले रंग के हैं। अब देखो आदमी दुबला पतला कब होता है, जब उसको जांडिस हो जाता है, पीलिया। जब आदमी को पीलिया हो जाता है, ब्लड में शरीर में खून नहीं बनता तो पीलिया हो ही जाएगा। तो पीलिया हो जाएगा तो आदमी दुबला पतला और हल्का हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए बस। यानी कि जो कच्ची बेग मृदभांड है वो क्या है, उसको पीलिया हो गया है, पीलिया हो गया है। जो पीलिया हो गया तो क्या होगा, पतला और हल्का हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। उसको पीलिया रोग हो गया कालखंड 4 के मिट्टी के बर्तन को। और चूंकि वो कच्चा था, कच्चा था ना, कच्चा था, जबरदस्ती उसको पकाया गया, पतला हल्का बना और पीला, उसको फिर पीलिया हो गया, इस तरीके से। तो ये पूरा कालखंड हमने 4 कालखंड का डिस्कशन किया अबाउट द किले गुल मोहम्मद फाउंड इन द क्वेटा घाटी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान एरिया। देयर आर 2 प्लेस बिलोंग्स टू द न्योलिथिक साइट, किले गुल मोहम्मद एंड दम सादात। किले गुल मोहम्मद described in 4 parts, part 1, part 2, part 3 and part 4। इसका जो एक्सकैविएशन उत्खनन किसने किया, वाल्टर ए फेयर सर्विस 1950। ये इंपॉर्टेंट है, किले गुल मोहम्मद का उत्खनन वाल्टर ए फेयर सर्विस 1950, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा के रखिए। अब एक टॉपिक इसका और पढ़ना है, दम्ब सादात, है ना। ये दम्ब सादात को देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ 10-5 पॉइंट हैं, उसी को हमें नोट कर लेना है बस। तो मैं इसको आई थिंक इरेज कर दें, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हो गया होगा। अगला पॉइंट है ये, क्या नाम, दम्ब सादात। क्वेटा घाटी में ही क्या सिचुएटेड है, दम्ब सादात। दम्ब सादात, चलिए भाई इसके विषय में भी कुछ थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। इसका जो कार्यकाल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3000 BC है। टाइम पीरियड क्या है, समय 3000 BC। बाकी आपको पता ही है कहाँ पे है, क्वेटा घाटी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में है। क्लियर हो गई बात। यानी जो दम्ब सादात है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और क्वेटा घाटी में है। क्लियर हो गई बात। चलिए, कई कमरों वाले, अब यहाँ पर क्या है ये देखिए, कई कमरों वाले, कई कमरे मिले हैं, कई कमरों वाले कच्चे ईंट के बने मकान के साक्ष्य, कई कमरों वाले कच्चे ईंट के बने मकान के साक्ष्य, कच्चे ईंट के बने मकान के साक्ष्य। ये कहाँ से मिला है, यानी दम्ब सादात से मिला है। अब आप सुन लो कि दम्ब सादात और किले गुल मोहम्मद लगभग पैरेलल है। कालखंड 3 से हमने देखा था, कालखंड 3 से हमने देखा था किले गुल मोहम्मद में कि वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बनने शुरू हो गए थे कालखंड 3 में।
और ये टाइम पीरियड क्या है, 3000 BC है तंब सादात। तो जाहिर सी बात है कि जो किले गुल मोहम्मद है वो 5000 BC से लेकर के 4500 BC है। इसका मतलब कि जो किले गुल मोहम्मद का जो थर्ड फेज़ है वहाँ पर भी कच्ची ईंटों के मकान मिलने लगे थे, और यही टाइम पीरियड दंब सादात का भी है। तो यहाँ पर भी कच्ची ईंटों के मकान मिलने लगे। मकान की नींव, अभी देखिएगा वहाँ पर पत्थर से था, अब यहाँ पर चूना पत्थर के खंडों से बनाए जाते थे। मकानों की नींव चूना पत्थर, मकानों की नींव चूना पत्थर के खंडों यानी जो मकान है उनकी नींव किससे बनती थी, चूना पत्थर के खंडों से बनाए जाने के साक्ष्य हैं। पत्थर के खंडों से बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और क्या है भाई, देखते चलिए अभी आगे आगे होता है क्या। तंदूर के आकार की अंगीठी मिली है, यानी सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर। तंदूर के आकार की अंगीठी मिली है, यानी जो अंगीठी है वो बड़ा सा तंदूर कुछ इसी तरह से होता है। जैसे तंदूर जो होता है कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है, ये है ना, नीचे कोयला गर्म करके रख देते, ऊपर ये पूरा बंद, ऊपर से थोड़ा सा होल हाथ जाने भर का, और इधर इसके अंदर लकड़ी कोयला, और यहाँ पर रोटियाँ लगा दी। आप अक्सर किसी भी फंक्शन में गए होंगे, जो तंदूर की रोटी आप खाते हैं वो सेम आप देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो ये तंदूर का मतलब है कि तंदूर की अंगीठी मिली है तंदूर के आकार की दंब सादात से। इसका मतलब सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती रही होगी, इसीलिए तंदूर के आकार की भट्ठी या अंगीठी मिली है। क्वेटा मृदभांड नामक शैली के मृदभांड मिले हैं। कौन सी मृदभांड शैली, यहाँ पर क्वेटा मृदभांड शैली, क्वेटा मृदभांड शैली के साक्ष्य। अब क्वेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विकास क्वेटा घाटी में हुआ, इसीलिए इसको क्वेटा मृदभांड शैली कहते हैं। तो क्वेटा मृदभांड शैली के साक्ष्य, क्वेटा मृदभांड शैली के साक्ष्य, क्वेटा मृदभांड शैली के साक्ष्य यहाँ से मिले, कहाँ, दंब सादात से। क्लियर हुई बात। आइए देखते हैं। हल्के पीले रंग के मृदभांड पर काले रंग के डिजाइन बनने के साक्ष्य मिले हैं। अब क्वेटा जो मृदभांड है उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है कि हल्के पीले रंग के मृदभांड है और उस पर काले रंग की डिजाइनिंग की गई है। यह क्वेटा मृदभांड की विशेषता है। यहाँ पर क्या है, हल्के पीले रंग के। अब आप वहां देखे होंगे कच्ची बेग वाले में क्या है, बर्तन पतले हल्के और पीले रंग के बर्तन है ना। बर्तन क्या है, पतले हैं, हल्के और पीले रंग में हैं। लेकिन यहाँ पर हल्के पीले रंग के बर्तनों पर काले रंग की डिजाइनिंग की गई है, इतना अंतर है दोनों में। तो क्वेटा घाटी के जो मृदभांड हैं उन पर हल्के पीले रंग के मृदभांडों पर काले रंग की डिजाइनिंग, हल्के पीले रंग के मृदभांड पर मृदभांडों पर काले रंग की डिजाइनिंग की गई है। काले रंग की डिजाइनिंग, काले रंग की चित्रकारी कर लीजिए, डिजाइन, काले रंग की डिजाइन के साक्ष्य मिले हैं भाई। हल्के पीले रंग है, उस पर काले रंग की डिजाइनिंग की गई है। ये किसकी क्वालिटी है,
ये भैया क्वालिटी है क्वेटा मृदभांड शैली की साक्ष्य, ये क्वेटा मृदभांड शैली की विशेषता है। और देख लीजिए बहुत सारे मृदभांड मिले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। धूसर मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं जिन पर ज्यामितीय और प्राकृतिक चिन्ह बने हैं। धूसर मृदभांड के साक्ष्य, धूसर मृदभांड के साक्ष्य, धूसर मृदभांड के साक्ष्य हैं जिन पर ज्यामितीय और प्राकृतिक चित्रण बने हैं। मृदभांड के साक्ष्य जिन पर ज्यामितीय और प्राकृतिक जिन पर क्या है, प्राकृतिक चित्र बने हैं। चित्र बने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट दंबसादात के मृदभांडों की विशेषताएं हैं। यहाँ पर क्वेटा मृदभांड की शैली के बर्तन मिले हैं जिनकी विशेषता क्या है, ये हल्के पीले रंग के मृदभांड हैं जिन पर काले रंग की डिजाइनिंग की गई है। और दूसरा धूसर मृदभांड के भी साक्ष्य हैं, थोड़ा सही लिख दें इसको, धूसर मृदभांड के साक्ष्य हैं जिन पर ज्यामितीय और प्राकृतिक चित्र बनाए गए हैं। ये दंबसादात की विशेषता है। दंबसादात से मेहरगढ़ से प्राप्त जो कालखंड 4 में एक स्त्री की मूर्ति मिली थी, उसी विशेषता यहाँ से भी मिली है। तो स्पेस कम है तो थोड़ा मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, देन इसको इरेज करके मैं 3-4 लाइन और है उसको लिखाता हूँ। तो दंबसादात क्या है, 3000 BC का क्षेत्र है, समय काल है इसका 3000 BC, समय इसका क्या है 3000 BC का है। क्वेटा घाटी के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सिचुएटेड है। कई कमरों वाले कच्चे ईंटों के बने मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दंबसादात से मकानों की नींव में चूना पत्थर के खंडों से बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो मकानों की नींव है उसमें चूना पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं। चूना पत्थर के टुकड़ों को डाल करके नींव बनाई जाती थी। तंदूर के आकार की अंगीठी मिली है, इसका मतलब सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर। क्वेटा मृदभांड शैली के साक्ष्य मिले हैं जिसकी क्वालिटी क्या है, हल्के पीले रंग के मृदभांडों पर काले रंग के डिजाइन के साक्ष्य मिले हैं। जबकि कच्ची बेग के डिजाइनिंग में अंतर है। कच्ची बेग के जो मृदभांड मिले हैं वो दुबले पतले और हल्के पीले रंग के हैं। बस दुबले पतले हल्के और पीले रंग के, उनको पीलिया हो गया है। पीलिया होगा तो दुबराएगे और दुबराएगे तो हलुक होएगे, है ना। और चीज़ कच्चा है तो कच्चा चीज़ नुकसान, मतलब कच्चा चीज़ क्या होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कच्चा रहा, पियर कोई चीज़ कच्चा है तो पीला पड़ गया, पीला पड़ गया तो पीला हो गया, वो दुबला पतला हल्का हो जाएगा। ये से याद रख लीजिए। यहाँ से दंबसादा से धूसर मृदभांड के साक्ष्य जिन पर ज्यामिति और प्राकृतिक चित्र बने हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं अभिरेज कर देता हूं और थोड़ा सा दंबसादात के विषय में और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना पढ़ा जाए ये उतना ही कम है। ये कम से कम मैंने कोशिश की है कि कम से कम चीज़ें आपको, केवल उपयोगी चीज़ें हैं बताई जाएं, लेकिन इतना फैक्ट है और उस फैक्ट के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। तो सबसे पहले दंबसादात से और क्या मिला है, इंपॉर्टेंट चीज़, दंबसादात दंबसादात से
सॉरी, मेहरगढ़ कालखंड दंभ सादात से मेहरगढ़ कालखंड दंभ सादात से मेहरगढ़ कालखंड 4 की तरह स्त्री मृण मूर्ति मिली है। कालखंड 4 की तरह स्त्री मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति है। कोई वो रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा कि समझ में ना आए, है ना। मृण मूर्ति मिली है, जो मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा के बने। और क्या मिला है? टेराकोटा के बने घरों के मॉडल। टेराकोटा के बने, यानी टेराकोटा मान के चलिए कि जैसे गांव में बच्चे क्या करते हैं, तालाब से मिट्टी ले आए। अब वो क्या करते हैं, जो मैंने किया है वो आपको बता रहा हूँ। हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा तालाब है। तो क्या करते हैं भैया, दोपहरिया में जब छोटे थे तो सब माताजी पिताजी सब आराम कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तालाब में गए, इतना मिट्टी ले आए और फिर उसमें सरकंडा लगा करके, डंडी लगा करके, उसमें पिलर लगा दिया, छत लगा दिया, दरवाज़ा बना दिया। इस तरीके से एक मकान का मॉडल बना दिया जाता था। तो यहाँ से क्या है, दंभ सादात से टेराकोटा के बने घरों के मॉडल, कि कैसे लोग घर बनाते रहे होंगे, एज्यूम किया गया होगा। घरों के मॉडल झुनझुना और मोहरें प्राप्त हुई हैं। घरों के बने मॉडल झुनझुना, घुनघुना जिसको कह सकते हैं आप, झुनझुना और झुनझुना और मोहरें मिली हैं। झुनझुना और मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? दंभ सादात से। इतनी चीजें हैं। यहाँ से तांबे या कांसे का बना खंजर यानी छुरा मिला है यार। यहाँ से क्या मिला है? तांबे या कांसे का बना खंजर मिला है। चाकू मिलेगा, बना खंजर, बना खंजर, तांबे या कांसे का बना खंजर तथा हड्डी से निर्मित, तथा हड्डी से निर्मित, हड्डी से निर्मित, हड्डी से निर्मित छिलनी, छीलने वाला सामान जिसको स्पैचुला, छिलनी या स्पैचुला, छिलनी या स्पैचुला मिला है। तथा सेलखड़ी के बने बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। स्पैचुला तथा सेलखड़ी के बने बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। इतनी चीजें हो गई। यानी जो दंभ सादात है वो 3000 BC का है।
दम्बसादा से मेहरगढ़ कालखंड 4 से जिस तरह एक स्त्री की मूर्ति मिली है वैसे यहाँ से भी मिली है। टेराकोटा के बने घर के मॉडल, झुनझुना, हड्डी से निर्मित छोलनी या फिर स्पैचुला तथा सेल खड़िकी के बने बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक पोर्शन जिसको हमने नवपाषाण काल नाम दिया आज फिनिश हो जाता है। और मैं ये भी एक समरी करके बताना चाहूँगा अगले वीडियो में कि कैसे नवपाषाण काल का जो मानव जीवन था वो कैसा था। मैं कोशिश करूँगा कि एक जगह सारे जो अलग अलग प्लेसेस के ह्यूमन बींग्स की लिविंग ऑफ स्टेटस हैं उनको मैं एक जगह कंसाइज करके आपके समक्ष रखूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। धन्यवाद।